अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे ईरान अमेरिका डील एक दफ़ा फिर लटकती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से जो नई तजावीज़ पेश की गई हैं उनमें कुछ तब्दीली की गई है। तेहरान को ये तजावीज़ भिजवा दी गई हैं और अमरीकी सदर की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर मुआहिदा नहीं होता तो फिर जंग होगी। अमरीकी वज़ीर जंग की जानिब से भी इस किस्म की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। अब इस मुआहिदे का क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि अभी जो मामलात नज़र आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि ये मुआहिदा अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मजीद इसकी क्या वजूहात है, किन किन मामलात पर डेडलॉक हो सकता है, इस सारे मामले को हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ साथ बात करेंगे PTI के मुतादिद अरकान जो हैं वो सुहेल आफरीदी साहब से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी साहब ने अब इजलास भी बुलाया है, उनको खुश करने के हवाले से कुछ मैकेनिज़्म बनाया जाएगा उनकी जानिब से। अब नाराज़गी की वजूहात क्या हैं वो भी प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे IMF की जानिब से मज़ीद शराइत जो हैं वो सख्त कर दी गई हैं और वो तजावीज़ हुकूमत को भेज दी गई हैं, जिनमें सेल्स टैक्स जो है वो तकरीबन 18 से 19% करने के हवाले से कहा गया है। इससे महंगाई बढ़ेगी, आवाम पर मज़ीद बोझ डाला जाएगा और आने वाले बजट में आवाम के लिए क्या कुछ हो सकता है, इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमरीका के दरमियान जो मुआहिदा है उसमें नई शराइत आयद कर दी हैं और ये शराइत काफ़ी हद तक सख्त भी समझी जा रही हैं कि शायद मुश्किल ही है कि ईरान इस पर आमादगी का इजहार करे, लेकिन मुसविदा तेहरान को भिजवा दिया गया है, जिसमें कुछ एटमी प्रोग्राम, मिसाइल की तैयारी, मुंजमद असासों की बहाली और कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका की जानिब से ईरान पर लगाई गई हैं उसमें नरमी के हवाले से बात की गई थी, लेकिन इसमें डेडलॉक अभी भी बरकरार है अमेरिका ईरान के दरमियान। अब जो मुमकिन सूरत हाल क्या बनेगी, सारे मामले पर बात करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा सीनियर दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो बड़ी उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि एक मुआहिदा ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाला है, 60 रोज़ पर यह मुहित होगा, लेकिन अब जो इसमें नई तब्दीलियाँ अमेरिका की जानिब से की गई हैं, आपको नहीं लगता कि ये मामला मजीद लटक गया है? देखिए, ये जो आपने बात की, बात तो सही है, लेकिन इसके पसे पर्दा बहुत कुछ और भी कुछ हो रहा है। नंबर एक, अमेरिका अपनी जो प्रेजेंस है इस खत्ते में उसको और मजबूत कर रहा है, बढ़ा रहा है। नंबर टू, इससे बढ़कर भी जो एक ईरान की तरफ से शर्त थी कि लबनान में भी सीज फायर हो जाएगा, लबनान में इसराइल पीछे हट जाएगा, लेकिन इसराइल ने ना सिर्फ इससे इनकार कर दिया बल्कि वो इस जो ताकतुल सो कॉल्ड जो बड़ी कोशिश से और बड़ी डेलिबरेटली ये ट्रम्प साहब उनकी टीम ने किया है, इसके बैकग्राउंड में वो लबनान में बाकायदा आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लबनान पे जो कब्जा करना है या लबनान को टोटली इनफेक्टिव बना देना है, जिससे हिजबुल्लाह ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जो आगे उनके इक़दाम हैं ग्रेटर इज़राइल की तरफ, वो आसानी हो जाएगी नेक्स्ट फेज़ में। ये मामला उस तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, और जनरल साहब ये फरमाइएगा कि अमरीकी ज़राए जो हैं उनसे ये खबरें आ रही हैं कि ये जो मामला है 3 मामलात पे एक्चुअली फंसा हुआ है, यानी ईरान पर पाबंदियों का ख़ात्मा, मुंजमद असासों की बहाली और तमीर नो फंड के जो मामलात हैं ये इस वक्त रुकावट हैं। तो अगर सर अमरीका जो है खुद प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने एटमी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी करा दी है, तो अगर सारे मुतालबात ईरान मान रहा है तो ईरान के ये मुतालबात मान लेने में क्या खर्च है? देखिए, मैं इस सिर्फ वो हुज्जत तमाम करने के लिए वो एक चीज़ पे आगे कदम बढ़ाते हैं ट्रम्प साहब, बाद में उसके साथ कुछ और चीज़ ऐड कर देते हैं। वो अगर ये चाहते हैं तो ये मुआहिदा बहुत पहले हो सकता था और इसी से ईरान ने लचक का मुजाहरा किया है। और ईरान इससे पहले भी, देखिए, ट्रम्प साहब को अगर ये पहली टर्म में जो पहला मुआहिदा उसको ख़त्म ना करते तो आज ये सारा मसला ना होता ही। वो तो इस सिलसिले में उनका ये मसला ये नहीं है, मसला तो उनका कुछ और है। इसलिए ट्रम्प साहब, उनके साथी, उनके हवारी जो हैं, उनका जो अगर आप कभी उनके जो मशीरान हैं उनका अगर बैकग्राउंड देखें तो वो अजीब किस्म के लोग हैं ये लोग। इसलिए हमें उम्मीद भी थी, हम दुआ भी कर रहे थे कि मुआहिदा हो जाए, खित्ते में अमन हो जाए और ईरान के साथ जो कुछ हुआ है उसका कुछ उजाला हो जाए, लेकिन ट्रम्प साहब इस तरफ आ भी नहीं रहे। और वो ये बात जो कर रहे हैं ना हम लोग, वो भी आप एक शायद अगर ये आज ईरान ये शायद मान लेगा, ये कुछ और शायद लगा देंगे, उधर से इसराइल की तरफ से कुछ आ जाएगा, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता जो अपने इक़दाम हैं उनको आगे लेके जा रहे हैं, उनसे पीछे हटने को तैयार नहीं है ये लोग। इसलिए अच्छा सर, बाज़ लोगों का ये भी मानना है, ख़ास तौर पे बहुत सारे जो वेस्टर्न एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं शायद उनकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो खुल के कोई फैसला नहीं कर पा रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप पे उनका दबाव है।
क्या आप वाकई ऐसा समझते हैं? ये देखिए, ये सिर्फ ज्यूइश ज़ायनिस्ट नहीं है, जो अमेरिका में क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं उनका दबाव बहुत ज्यादा है ट्रम्प के ऊपर। ये मिड वेस्टर्न अमेरिकन है जिनको रेडनेक्स भी कहते हैं और वगैरह वगैरह, ये उनका दबाव भी बहुत सख्त है ट्रम्प साहब के ऊपर। तो ट्रम्प साहब उन्हीं के वोटरों से आए हुए हैं, वो इनकी बेसिक बेस है, स्ट्रेंथ है वो उनकी। अगर उससे ये दायमा होते हैं तो उनकी तरफ से भी इनको खतरा है कि आगे मिड टर्म इलेक्शन में क्या हासिल करेंगे ये। तो वो जो नोशन ऑफ विक्ट्री है ना, जो दुनिया को दिखाने के लिए, वो अभी तक ट्रम्प साहब को हासिल हो नहीं रहा। साथ ही जो इनके लेबनान में जो मसाइल हैं, और जो जिस तरीके से इन्होंने वेस्टर्न बैंक को तकरीबन जॉर्डन रिवर के वेस्टर्न बैंक पे तकरीबन इजराइल ने कब्जा कर लिया हुआ है। बिल्कुल सर, ईरान भी कह रहा है कि तीसरी बार अमेरिका की जानिब से मुज़ाकराती अमल या इस डील जैसे मामले को सबोटाज करने की कोशिश की गई है। क्या लगता है आपको? हमने देखा पिछले दिनों अमेरिकी वज़ीर जंग की स्टेटमेंट भी आई, अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा की स्टेटमेंट भी आई कि हम डील के बिल्कुल करीब हैं। फिर इस किस्म की शराइत सामने आना, क्या लगता है आपको? ये कहा जाता है उनकी जानिब से फ़ख्र से कि ये हमारा सदर ट्रम्प का द आर्ट ऑफ डील है, कि उनकी आर्ट है डील करने की, यही कि प्रेशराइज करना अपने हरीफ को। तो क्या लगता है इस तरह से मामला आगे बढ़ सकते हैं? ये तो फिर अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़राब कर रहा है अमेरिका या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प। पहले कुछ कहते हैं, फिर कुछ और स्टेटमेंट्स जारी करते हैं। देखिए, क्रेडिबिलिटी तो इशू अमेरिका का बन गया हुआ बहुत ज्यादा। अमेरिका पे जिसने भी एतमाद किया, अब तारीख उठा के देख लें, कम से कम जब से मैंने होश संभाला है, पाकिस्तान की हद तक देख लें और किसी मुल्क की हद तक देख लें, उनको सिर्फ मफाद की, अपनी मफाद की जंग है। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान का ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने ओमान को भी धमकी दी थी कि ओमान भी इसका हिस्सेदार है। उनका बहुत ज़्यादा ये कोशिश उनकी ये है कि ईरान को इसी तरीके से, इस तरीके से बेदस्तपाक कर दिया जाए ताकि वो किसी तरीके से रूस के मगरबी जुनूबी सरहदों तक पहुँच सकें। और फिर उसके बाद जो करना चाहते हैं वो मेरा ख्याल है उसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए। और आप देखिए, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, ये मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का दिफाई मुआहिदा हुआ है, ये किसके खिलाफ हुआ है? सऊदी अरेबिया का दुश्मन है कौन? ईरान। मैं यही कहता, इजराइल उसका दुश्मन है, सऊदी अरेबिया का। उनको बात समझ आ गई है। इसलिए अगर आप देखिए तो जब इब्राहिम अकॉर्ड्स की उन्होंने बात की थी, तो जो फरमारवा हैं सऊदी अरेबिया के खादिम जो फरमान शरीफैन हैं, उन्होंने बाकायदा उनकी तरफ से कहा गया था कि ये बिल्कुल इसमें शामिल नहीं हो सकते। और जनरल साहब ये फरमाइएगा कि ईरानी मीडिया अब ये कोट कर रहा है कि जो सुप्रीम लीडर थे उनके हामनाई साहब, उनके नवाज़े जनाजा और तदफीन का प्रॉपर जो है वो तैयारियां शुरू हो गई हैं और 3 महीने बाद ये सारा अमल होगा। अब दूसरी तरफ इसराइल जो है उसमें नेतन्याहू ने इजलास भी बुला लिया है। तो क्या आप समझते हैं कि इस इज्तिमा के मौके पे, जो कि लाजमी बात है कि उसमें यही ख्याल है कि लाखों अफराद शामिल होंगे, तो क्या उस मौके पे इसराइल कोई शरारत कर सकता है? जी बिल्कुल। आप मुझे बताइए ना, इसराइल ने कौन सा ऐसा मौका है जिस पे ऐसी हरकत ना की हो, अमेरिका ने ऐसी हरकत ना की हो? ये तो ईरान को भी मालूम है और ईरान भी इस सिलसिले में तैयारियों में है। और ईरान के बारे में भी जो उनके अमेरिका की तरफ बयान आ रहे हैं कि उन्होंने तकरीबन 90% अपनी जो स्ट्रेंथ है रिकवर कर ली है, बल्कि उनको और कुछ ऐसे हथियार भी मिल गए हैं। एक खबर ये भी है कि इसराइल ने इस दौरान कोशिश की थी एक बड़ा फ़िज़ाई हमला करने की ईरान के ऊपर, लेकिन जो नेटवर्क है एंटी एयर डिफेंस सिस्टम का और एंटी मिसाइल सिस्टम का जो रूस की तरफ से मिला है, S-400 वगैरह बाकी सब कुछ, उनका नेटवर्क इतना मजबूत था कि उनको पहले पता चल गया था। और ये जो जहाज थे, स्टेल्थ बॉम्बर्स भी थे जो इनमें से, उनको तकरीबन नाकारा कर दिया गया था, उनको वापस जाना पड़ा। तो वो तो ऐसा मौका कोई जाने नहीं देंगे। उनकी तो एक ही जिद है कि ईरान को तबाह करना है हमने। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने खुद अपनी गुफ्तगू में अभी फरमाया कि अमेरिका की तरफ से मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प की आप तबीयत का भी कह सकते हैं कि जिस तरह से चीज़ों को लटकाया जा रहा है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये बैकफायर करेगा? आप देखें जिस तरह से कतर ने आप नाए रुमज़ पे आरजी जो ईरान की तरफ से इक़दाम हैं उनको तस्लीम कर लिया,
और उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल ठीक है, आर्जी तौर पर टोल टैक्स की वसूली जायज़ है, लेकिन बाद में हालात ठीक हो जाए तो मुस्तकिल इसको नहीं होना चाहिए। तो क्या इस तरह से दूसरे लोग भी ईरान की बात पर रजामंद नहीं हो जाएंगे? सऊदी अरब और यूएई भी इस पर आमादा हो सकते हैं फिर आने वाले टाइम में कि ठीक है ईरान के पास मुकम्मल कंट्रोल हो आपने हुर्मुज़ का, या फिलहाल वक्ती तौर पर? देखिए, यूएई को एक तरफ कर देंगे मिस्र को। यूएई टोटली इजराइल और अमेरिका के कैम्प में है। वो इनके साथ मिलकर इन्हीं के मंसूबों को आगे बढ़ाने में एक किरदार अदा कर रहे हैं। तो यूएई को छोड़ दें। कतर की बात बहुत वजनी है, और अगर आपको याद हो, कतर पहला मुल्क था जिसने कहा था कि हम अपने खित्ते के मालिक को मिलकर अपने मामला को हल करना चाहिए। उसके बाद सऊदी अरेबिया की तरफ से बयान आया था। ट्रम्प साहब का एक बहुत बड़ा मसला ये है, क्रेडिबिलिटी इस हद तक मुतासर हो चुकी हुई है कि अब जो उनके खलीजी रास्तों में सिवाय यूएई के बाकी सारे तकरीबन हम इस बात पर आमादा नजर आ रहे हैं कि अमेरिका का जो इस खत्ते में मौजूदगी है, इसको किसी न किसी तरीके से ख़त्म किया जाए, अगर नहीं तो इतनी कम कर दी जाए कि ये ख़तरा ना रहे यहाँ पे इसके लिए। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि इंडियन आर्मी चीफ जो हैं उनकी तरफ से जो ये बयान दिया गया कि जी वो ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां कर रहे हैं, तो एक तरफ ये पाकिस्तान के लिए फिर एक दफ़ा ये इस तरह की गुफ्तगू करना कि ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान और इंडिया का गठजोड़, तीसरी तरफ इसराइल और इंडिया का गठजोड़, इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? होने क्या जा रहा है? देखिए, आप जब अफगानिस्तान की बात करते हैं ना, उसमें भारत और इसराइल सिर्फ नहीं है, इनके ऊपर इनके जो मुरब्बी है, या जो मैं बार बार ये कहता हूँ एक्सेस ईवल में अमेरिका मौजूद है। वहाँ पे अमेरिका बाकायदा हफ्तावार नकद डॉलर्स अफगानिस्तान पहुंचा रहा है वहाँ पर। बिल्कुल इसकी वजह से ये मौजूद है। और अगर आपको याद हो, जब रूबियो साहब तशरीफ लाए थे इंडिया में, उस वक्त ट्रम्प साहब ने बाकायदा जो इंडियन मीडिया था, पार्लियामेंट उनको एड्रेस करके बहुत वाज़ेह कहा था कि हम जो पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, इनकी नौइयत और हमारे ताल्लुकात जो भारत के साथ है बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी भारत की कॉस्ट पर, रूबी साहब का जो बयान था, भारत की कॉस्ट पर हम अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। ये पहली दफ़ा नहीं, ऐसे पहले भी अमेरिका ने बार बार ये बात की है। तो हमारे साथ जो ताल्लुकात है, उनके ट्रांजैक्शन है, मुझे उसमें कभी कोई शक नहीं रहा। नंबर 2, अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को प्रेशर में रखना, और ये जो सिंदूर 2 की आप बात कर रहे हैं, ये कोई गैर मुमकिन चीज़ नहीं है। ये भारत अभी तक जो लेकिन सर यहाँ पे एक जो सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर करके उन्होंने देख लिया जिस तरह से पाकिस्तानी अफवाज ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में उनको मट्टी की धूल चिटाई, तो क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान जो है उसके शाहीन हों, बड़ी फ़ौज हो, बहरी फ़ौज हो, वो भी अपनी तैयारियां मुकम्मल किए हुए हैं? हमारे पास भी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जिसे अभी तो हमने फतह 1 का तजर्बा किया है, और बहुत सी चीज़ें हैं, तो हम इस दफ़ा भी इंडिया को जो है एक दर्दनाक जो है वो सबक सिखाएंगे। देखिए, हमारी तैयारियां मुकम्मल है। अगले दिन नई जिक्रिया का एक बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा पाकिस्तान फौज को जो कौम की तरफ से मिशन दिया गया है वो है डिटर एग्रेशन को आने नहीं देना, कोशिश करनी उसको रोकने की, हो ना हमारे खिलाफ। ये उसके लिए जो भी तैयारी मुमकिन है पाकिस्तान ने हमेशा की जारी रखी है। अभी मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान भारत को जो सरप्राइज देगा और भारत के साथ जो होगी, वो शायद भारत उसके बाद जो उसके जवाल का और टुकड़े होने का अमल है। जनरल साहब, भारत की जानिब से जो इस किस्म की स्टेटमेंट्स जारी की जा रही हैं वो शायद कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स के लिए या अपनी आवाम को दिखाने के लिए भी की जा रही हैं। हमने देखा कि उनको मार के हक में जो शिकस्त मिली है वो काफ़ी बड़ी नाकामी है कि उनके अपने लोगों ने भी उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, फिर इंटरनेशनल मीडिया ने जो उनको तनकीद का निशाना बनाया, उस वजह से इनकी अपनी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता है सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं भारत की जानिब से जारी की जाती हैं। अब उन्होंने अपना दिफाई बजट भी बढ़ा दिया है, फिर अपनी वेपनरी को अपग्रेड करने के लिए मुख्तलिफ मुआहदे कर रहे हैं। वो वियतनाम के साथ भी उनका मुआहदा हुआ है और इंडोनेशिया के साथ भी। क्या समझते हैं, इससे भी इनको कोई फ़ायदा मिल सकता है कि वो आने वाले टाइम में कोई मिस एडवेंचर करते हैं पाकिस्तान के साथ, तो क्या इसका हल निकलेगा उनके लिए? या आपको लगता है बज़ाहिर सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए सब कुछ हो रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए, बिकॉज वो कुछ करने की पोजीशन में तो है नहीं? देखिए, ऑप्टिक्स नहीं है ये। ऑप्टिक्स, मेरी बात शायद लोग ना माने, लेकिन ऑप्टिक्स नहीं है।
बिल्कुल ठीक। मैं भारत के बारे में जो मेरे नज़रियात हैं वो ढके छुपे है नहीं है, ना अमेरिका के बारे में। लेकिन बात यह है कि हम उनको जो बात कर रहे हैं उसके साथ जो बैक हो रहा है वो देखिए। पाकिस्तान का और भारत के जो डिफेंस बजट है वो 1:10 है, उसका 10 गुना ज्यादा बजट है उनका डिफेंस। और अभी जो कुछ वो खरीद रहे हैं, हथियार जो ले रहे हैं, वो जहां जहां से भी इनको मिल रहा है ले रहे हैं, वो सब कुछ इस चीज की तैयारी है कि इस दफा पाकिस्तान को ये ना कर सके। लेकिन वो पाकिस्तान को हमेशा उन्होंने राइट लिया है। पाकिस्तान के बारे में ख्याल ये था कि ये जिस सब मार के हक में हम ये कर देंगे और पाकिस्तान आगे से जवाब नहीं देगा, अगर जवाब देगा तो बस वैसे ही ढीला सा होगा जवाब। ऐसे वो पाकिस्तान ने तो कर दिया इनको। लेकिन ये जो एक शिकस्त है जिसमें आप खुद ही बता रहे हैं मुझे, और मैं जानता भी हूँ ये कि बेइंतहा इसके बारे में कहा भी गया, लिखा भी गया वेस्टर्न प्रेस में कि इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा दिफाई बजट, इतना बड़ा सब कुछ उसके पास, इतनी बड़ी फौज, ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से कहीं बेहतर उनके पास, वो सब फेल हो गया ही। अब उन्हें उस खिफत को भी तो मिटाना है ना, जो उनकी एक वो अपने आप रीजनल पावर तो बना बैठे हुए थे। वो समझ रहे थे कि अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, हमने एक इंटरनेशनल पावर बनना है। उन्होंने अग्नि 5 का जो मिसाइल का तजुर्बा किया है, वो उसका रेंज जनरल साहब जिस अमेरिका तरह से भी आगे तक जाता है। जनरल साहब जिस तरह से आपने फरमाया कि अफगानिस्तान और इंडिया की जब हम बात करते हैं तो उनके ऊपर उनका जो गॉड फादर है अमेरिका है, उसको भी बुलाया नहीं जा सकता। लेकिन सर उसके साथ ही दूसरी तरफ हम देखें तो हमारा जो दरीना दोस्त है चीन, उस पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को और ख़ास तौर पे दिफाई जो मुआहदे हैं और दिफाई जो इनकी स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या इसमें आपको किसी तरह का कोई शकूक व शुबात नज़र आते हैं? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। पाकिस्तान और चीन बड़े क्लियर हैं। अगर इस दुनिया में चंद एक मुल्क बड़े क्लियर हैं अपने इंटरेस्ट के बारे में, वो चीन है, नंबर 1 पाकिस्तान है और नंबर 3 रूस है। रूस को मत भूलिए यहाँ पर आप। गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। सारे मामले पर हमें जनरल साहब कह रहे थे कि आने वाले टाइम में क्या एक मंजरनामा बन सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। नाजरीन अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में फिर कोई बड़ी तब्दीली रोनुमा होने वाली है, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी से उनके अपने ही लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं। 20 से ज़ायद MPs बताए जा रहे हैं जो कि सुहेल आफरीदी साहब की कारकर्दगी से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? कुछ की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि फ़ंड्स में जो मुनसिफाना तकसीम है वो की जा रही है और फैसलों में उनको महदूद रखा जाता है। इस किस्म की वजूहात बताई जा रही है। इमरान साहब, आपसे जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर अब सियासी हलकों में उठते बैठते भी हैं और इन मामलात को अब ज़्यादा संजीदगी से देखते हैं। क्या लगता है सुहेल आफरीदी साहब से जो नाराज़गी की वजूहात सामने आ रही हैं, क्या लगता है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है? देखिए साहब, 2-3 वजूहात हैं जो ये खबरें आ रही हैं ना। देखें, असल में मामला ये है कि अगर हम KP की हुकूमत को देखें, KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब वहाँ पे उनकी मुसलसल ये तीसरी हुकूमत है और यहाँ वैसे ये अनलाइक KP है। वहाँ पे तो दूसरा चांस नहीं मिलता, लेकिन वहाँ की आवाम ने तहरीक इंसाफ को तीसरा चांस भी दिया। लेकिन मामला ये है कि उनकी पूरी सपोर्ट जो है, मकबूलियत और वो वोट सारा वो इमरान खान साहब का है। चेयरमैन जो हैं बानी, बल्कि बानी जो हैं इमरान खान, उनकी वजह से ये सब सीटें जीत के आए हैं। बहुत सारे इनमें से ऐसे हैं कि शायद जो वैसे तो कौंसलर का इलेक्शन भी ना जीत पाते, लेकिन उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से वोट मिला और वो आगे। अब मामला ये है कि सुहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला क्यों बनाया गया? ये भी बानी PTI जो हैं उनकी चॉइस थे और उनका ख्याल था कि ये बड़े एग्रेसिव हैं और ये ज़रा फ्रंट फुट पे जाके खेलेंगे, जिस तरह से उनको एग्रेसिव मूव वाले बंदे पसंद होते हैं। अब मामला ये है कि इस वक्त सुहेल आफरीदी को 2-3 तरह के मसाइल का सामना है। नंबर 1, अदालती सतह पे। अदालती सतह पे बहुत सारा जो उनको काफ़ी जो संगीन नवीयत का ख़तरा है उनके लिए। ये मामला है कि अगर अदालत से उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाता है तो फिर तो वैसे ही उनकी हुकूमत नहीं रहेगी। दूसरी ये बात है कि अब PTI के अंदर वहाँ 4-5 ग्रुप आपको बनते नज़र आते हैं। अब वो ग्रुप्स क्या है? मामला ये है कि वहाँ समझा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं शायद जो है मुनसिफाना तौर पे अपने लोगों को फंड्स नहीं दे पा रहे
वहाँ पे पसंद नापसंद की बिना पे हाँ जी, चीज़ें हो बिल्कुल रही हैं। बताइए। फिर बहुत सारे लोग जिनको ये समझा जा रहा था कि उनको लाजमी हुकूमत में शामिल किया जाएगा, उनको कोई वजारत भी नहीं दी बिल्कुल, गई। बिल्कुल। तो ये मामला है। फिर एक ग्रुप ऐसा है जो ये कहता हुकूमत में शामिल है, लेकिन वो इसलिए नाराज है कि जी ब्यूरोक्रेसी हमारी बात ही नहीं सुनती। ये बहुत कहते हैं हम बड़ा वजीर हैं, लेकिन सेक्रेटरी मुतलका जो हमारे ही महकमे का सेक्रेटरी है, उससे हम अपनी बात नहीं मनवा सकते। बिल्कुल। और फिर उसके बाद वफाक जो है वहाँ तो हमारी बिल्कुल ही कोई नहीं सुनता, यानी ना वफाक में कुछ सुनता है ना सूबे में सुनता है, और हम हुकूमत में बैठे हैं। तो इमरान साहब इतना बड़े लेवल पर फिर आखिरी बात जो कि फिर एक सबसे बड़ा इशू करप्शन का भी। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके हवाले से करप्शन की शिकायत हैं, और पीटीआई के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि आपने करप्ट लोगों को तो हुकूमत में शामिल किया हुआ है, हालांकि आपका तो नारा ये है कि हम करप्शन के खिलाफ हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सेल अफरीदी के लिए मुश्किल का बिल्कुल। इमरान साहब बड़े संजीदा इश्यूज़ हैं जिस तरह से आपने भी बताए हैं, और इस बारे में हमने देखा कि जब अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला थे तब भी इस किस्म का क्लैश सामने आया था, और उसके बाद आपके सामने उनका क्या हाल हुआ है। तो सुहेल अफरीदी साहब के लिए भी जो मुश्किलात बढ़ती जा रही है, इसमें उनको सोचने की ज़रूरत है। अभी भी जो नाराज़ अरकान हैं उनको बुलाया उन्होंने, इजलास जो है हंगामी इजलास भी रखा है। तो क्या लगता है आपको ये जो नाराज़ अरकान है ये मान जाएंगे या कोई संजीदा पॉलिसी बनानी पड़ेगी? अच्छा, इसमें भी अब मामला ये जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब के तर्जमान है शफी जान साहब जी, उनका ये कहना है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तमाम जो रुकने असम्बली हैं वो सुहेल अफरीदी की क़यादत में मुत्तहिद हैं, और वो कोई भी ना इस यहाँ पे कोई ग्रुपिंग है और ना ही कोई अदम एतमाद की बात हो रही है, और किसी तरह से कोई ग्रुपिंग नहीं है। चलें, हम बात शफी जान साहब की साहिब राय है, हम उनकी बात पे कोई यकीन तब्दीली कर हो लेते सकती है? हैं, आपको लेकिन क्या लगता है तब्दीली होने वाली है? नहीं, अकॉर्डिंग टू शफी जान कि सुहेल अफरीदी को बानी पीटीआई का भी मुकम्मल इतमाद हासिल है, मुकम्मल इतमाद। बिल्कुल, अगर सुहेल अफरीदी को मुकम्मल इतमाद हासिल है तो फिर तो कुछ नहीं होता, रावी उनके लिए चैन लिख देगा। लेकिन अगर वहाँ भी को मामला थोड़ा सा जो है वो तब्दील है तो फिर उनके लिए इमरान साहब ने दबे अल्फाज में तब्दीली की बात कर दी है। एक तब्दीली और भी आने वाली है, 28वीं तरमीम के बारे में हम बड़ा सुन रहे हैं। क्या लगता है क्या बड़ा होने वाला है? उस बारे में कोई खबर दे, आपके वाकिफाने हाल। देखिए, बात यह है कि हमारे वाकिफाने हाल कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या MQM, ये तीन मेन स्टेक होल्डर्स हैं ना। अब देखें, फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि जी 28वीं तरमीम तो हमारी है, आके रहेगी, आज आए कल आएगी। MQM का तो ये मौक़िफ़ है, क्योंकि वो छोटे सूबों के भी हक में है। उनका ख्याल है, उनका मुतालबा है कि कराची को अलग सूबा बनाया जाए। अब आ गई मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज हैं, वो आपको पता है कि मफामत की सियासत पर यकीन रखते हैं। अब जरदारी साहब जो हैं उनका मामला इस वक्त सबसे पेचीदा है पीपल्स पार्टी जी। अब नजम सेठी साहब जो कि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, तज्जियाकार है, उनकी चिड़िया खबरें भी बड़ी पते की लाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके मुताबिक तो नजम सेठी साहब ये फरमाते हैं कि आसफ अली जरदारी साहब जो हैं NFC के बदले में ये मुतालबा करेंगे कि जी ठीक है, पीपल्स पार्टी मान जाती है, हम तैयार हैं, लेकिन इसके बदले आप बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म के मनसब पे फाइज करें। अब मामला ये है, देखना ये कि क्या जो ताकतवर हल्के हैं वहाँ पे इतनी कबूलियत है। सोहेल वराइज साहब की बात यहाँ पे मुझे याद आ रही है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मकबूलियत तो बड़ी ज़रूरी है, लेकिन मकबूलियत के साथ साथ उतनी ही ज़रूरी कबूलियत भी है। तो क्या पीपल्स पार्टी को वो कबूलियत हासिल है? क्योंकि जरदारी साहब कुछ अर्से पहले तक तो ईंट से ईंट बजाने की बात करते थे, लेकिन अब वो सब अच्छे की बात कर रहे हैं। तो क्या वहाँ पे भी जरदारी साहब को इस तरह से कबूल कर लिया गया कि सदर बनाया पहले, अब उनको बेटे को वहाँ वज़ीर आज़म बना दें और मुस्लिम लीग नून को सदर का ओहदा दे दिया जाए? मुझे ज़ाती तौर पे बीइंग अ फॉलोअर पॉलिटिक्स, मुझे ज़ाती तौर पे ये महसूस होता है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन तो फिर बहुत बड़ा डेडलॉक नहीं आ जाएगा पीपल्स पार्टी PML के दरमियान? पीपल्स पार्टी इसी तरह पे मान जाएगी, वो कुछ और मिल जाएगा ना। हाँ, ठीक, देखें
गिलगित बल्तिस्तान के भी इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ भी कुछ मिल सकता है, मुख्तलिफ कुछ और चीज़ें मिल जाएंगी शायद। मौलाना फजलुर रहमान बाजू का बड़ा डेडलॉक का वो झंडा उठाते थे, लेकिन हाँ फिर कन्विंस हो जाते थे किसी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे से मुस्लिम लीग नून की तरफ से पीपल्स पार्टी को अब हुकूमत में शमूलियत की दावत नहीं दी गई, बात नहीं की गई। जी क्योंकि जब वो कहते थे मुस्लिम लीग नून वाले, उस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं होती थी। अब जबकि मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि उनको राज़ी करने के लिए अब हुकूमत में शमूलियत की दावत दे दी जाए, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी भी ट्रेन छूट जाने की वजह से पछता रही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा इमरान साहब, अब ज़ाहिर है NFC अवार्ड में भी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, वो भी एक ज़ाहिर मसला है। उस पर पीपल्स पार्टी को कन्विंस कैसे किया जाएगा, क्या लेना देना हो सकता है मज़ीद इसमें कि उनको कन्विंस कर लिया जाए पीपल्स पार्टी को, क्योंकि ज़ाहिर है उनका मादा होना तो बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि मैंने पिछले सवाल में यही जवाब दिया है सारा आपको कि पीपल्स पार्टी जो है वो लेकिन किस पर राज़ी होगी, क्या किस पर राज़ी पीपल्स पार्टी को मौत दिखा के बुखार पे राज़ी कर लिया जाएगा, आप टेंशन ना लें। अच्छा मुझे ये बताएं, ठीक है इधर पीपल्स पार्टी वाला मामला भी एक तरफ है, उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी अपना एक कार्ड खेल रही है, और KP के अंदर जो सारे संजीदा मामला हैं हमने डिस्कस किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात होने वाले हैं, PTI कहती है कि हमें वहाँ जाने से रोका जा रहा है, हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही, इस किस्म के मामला सामने आ रहे हैं। इस बारे में भी आपकी राय जानना बड़ा ज़रूरी है। क्या लगता है वाकई उनके लिए हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं या सिर्फ ये ज़ुबानी कलामी कहा जा रहा है? देखिए बात ये है कि जो भी वफाकी हुकूमत होती है ना, आप 2 इलेक्शन ऐसे हमारी इसको बदनसीबी समझ लें, मैं तो ज़ाती तौर पे इसको कोई अच्छा शगुन नहीं समझता कि हमारे यहाँ जो भी वफाकी हुकूमत होती है, वो कश्मीर के इलेक्शन हो या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो, उस पर वो बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होती है। और आम तौर पे वही पार्टी इलेक्शन भी जीतती है जिसकी वफाकी हुकूमत हो। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो मुकामी सियासतदान होते हैं उनको भी ये पता होता है, वोटर्स को भी ये पता होता है कि क्योंकि हमारे काम तो वफाक से नहीं करने हैं, फंडिंग वफाक से होनी है, सारे मामलात है, तो हम वफाक में जो जिस पार्टी की हुकूमत है उसको खुश रख लें तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। लिहाजा आम तौर पे इसी तरह से होता है कि वो जो वफाकी हुकूमत होती है उसकी पार्टी को वहाँ एज भी हासिल होता है। अब अपोजिशन की जो पार्टियां होती हैं उनमें अब ये प्रॉब्लम है कि कुछ तो उनके लिए रुकावटें होती हैं, कुछ वो शोर भी बचा देती हैं अपने आप को हार से हाँ जी बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए उस तरह का वावेला भी करना शुरू कर देते हैं एडवांस में कि जी ये मामला है, वहाँ में कैंपेन नहीं करने दी जा रही, हमें ये नहीं लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पार्टियों को उनके इंतखाबी निशान से महरूम करना ये जमहूरियत के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है, कोई अच्छा फैसला नहीं है। आप देखें 2024 के इलेक्शन में जब यहाँ पूरे मुल्क में इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी PTI से वो निशान ले लिया गया बैठ का, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, वहाँ आपको हर तरफ से तनकीद का ही सामना करना पड़ा। तो गिलगित बल्तिस्तान में कम से कम आपको उस तरह की गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए कि जो पहले आपके लिए तनकीद का बायस बनी। बिल्कुल मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए ताकि जो भी सियासी पार्टी है कैंपेन अगर चलाना चाहती है तो वो मुकम्मल आज़ादी के साथ चला सके। इमरान साहब हमें इस पर डिटेल बता रहे थे। नाजरीन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे अगले बजट में अवाम के लिए क्या होगा। IMF की तजावीज़ सामने आ गई हैं, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। IMF ने GST जो है वो 18 से 19% बढ़ाने का मुतालबा किया है और इससे तकरीबन 300 अरब रुपए का रेवेन्यू तो मिलेगा, लेकिन महंगाई का बोझ अवाम पर बढ़ जाएगा। इस सारे मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाहिद हसन साहब बहुत शुक्रिया आपका। बजट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं लोगों की और वो लोग जो रिलीफ चाहते हैं, लेकिन अब जो जैसे जैसे बजट करीब आ रहा है मुख्तलिफ खबरें मौसूल हो रही हैं और अब 18 से 19% GST करने का भी मुतालबा IMF ने किया है। क्या कहेंगे, अवाम को कोई रिलीफ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बहुत शुक्रिया। आप दरअसल ये है कि अगर आप ये देखिए कि अब हमारे 1988 से अब तक 16 प्रोग्राम हुए हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट यानी इस्लाहात के प्रोग्राम, जिसमें IMF ने शराइत रखी थी, 16 हो चुके हैं। हर प्रोग्राम के बाद अजीब दफे जाना पड़ता है और इस दौरान में गुर्बत भी बढ़ती है, बेरोजगारी भी बढ़ती है, मईशत की शरह महसूस होती है। ये इस बात को जाहिर करती है कि अगर हमें IMF के प्रोग्राम में रहते हैं तो हमें फिर ये तवक्को करना कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, इसको दिमाग से निकाल देना चाहिए। IMF और पाकिस्तान
साथ साथ नहीं चल सकते, एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन ये वजाहत मैं ज़रूर कर दूं कि हुकूमतें, इस सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हुकूमतें जब आवाम के ऊपर कोई बोझ डालना चाहती हैं कि बिजली गैस के नर्ख बढ़ाने हैं या तरक्याती खर्चात में कटौती करनी है या GST का रेट बढ़ाना है, तो वो IMF का नाम ले देती हैं, जबकि वो IMF की शर्त लाजमन नहीं होती। IMF वो शराइत आयद नहीं करता है, वो हम जो कुछ उनके साथ मामला तय करते हैं उनको हम IMF का की शर्त करार देते हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि शायद वो 18 से 19% का नहीं कहेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो कहेंगे। उसके लिए और भी बहुत से रास्ते हैं जिससे मजीद पाकिस्तान का नुकसान होगा, क्योंकि IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान की मीशत लड़खड़ाती रहे। बिल्कुल। तो GST बढ़ाने से अलावा कुछ और इक़दाम हैं जो आवाम के ऊपर डालें जिससे मीशत को ज़्यादा नुकसान हो, मेरे ख्याल है उसकी वो तरजीह देंगे। अच्छा डॉक्टर मेरी साहब, ज़ाती राय। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सी अफवाहें थी 2-3 रोज से कि 200 यूनिट से कम वाले जो सार्फिन हैं उनके लिए सब्सिडी ख़त्म की जा रही है और वो इस तरह से। लेकिन आज वफाकी वज़ीर जो हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने तो कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि 200 यूनिट जो हैं 200 यूनिट तक हल करने वाले जो सार्फिन हैं उनकी तादाद 2 करोड़ से भी बढ़ चुकी है और उनकी सब्सिडी में किसी तरह की ना कमी की गई है ना की जाएगी। भाई साहब, बात ये है, पहले हम ये समझ लें कि FBR के पास जो रेवेन्यूज का टारगेट होता है इकट्ठे करने का, या जो इकट्ठे होते हैं, उसमें से आप NFC अवार्ड के तहत सूबों को जो रकम है वो अलग कर दें, वो तो देनी है उनको। उसके बाद जो रकम बचती है उससे तो कर्जों का सूद ही अदा नहीं होता। तो जब बरात की कोई हम बात करते हैं तो ये सवाल पैदा होता है कि हुकूमत कहाँ से देगी। अगर हुकूमत टैक्सों की चोरी रोकना नहीं चाहती, अगर हुकूमत ताकतवर तबकों से टैक्स लेना नहीं चाहती, वफाकी हुकूमत, अगर सूबे जो है एग्रीकल्चर से टैक्स नहीं लेना चाहते, सूबे प्रॉपर्टी की मालियत जो है मार्केट वैल्यू पे नहीं लाना चाहते, वफाकी हुकूमत जो है बड़े ताजरों से और उन सब से टैक्सेस नहीं लेना चाहती, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो कहाँ से कंसेशन देंगे, एक तो बुनियादी सवाल। और अगर वो देंगे तो कहीं दूसरे तरीके से उसकी जेब से निकालना पड़ेगा। मैं तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ कि पहले तो आप बजट आदाफ देखिए कि उससे तो आप क्या जो है वो कर्जा का सूद ही अदा नहीं होता NFC अवार्ड के तहत। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये थी कि अगर हम चाहते क्या है, पहले तो हम ये फैसला कर लें। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान में 11 करोड़ से लोग ज़्यादा हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और ये तादाद गुज़िश्ता बरसों में बढ़ी है जब IMF के प्रोग्राम में थे। बिल्कुल। इसका कोई ताल्लुक जो है इस जंग से नहीं है, क्योंकि 28 फरवरी 2026 को जो जंग शुरू हुई थी उससे पहले हमारे बेशतर माशी अशारिये ख़राब हो चुके थे। उसकी आड़ में भी बात ना करें, इसलिए कि 28 फरवरी से पहले हमारी मैशत तबाह बर्बाद थी। हमारा FDI गिर रहा था, हमारा इम्पोर्ट बढ़ रहा था, हमारी एक्सपोर्ट गिर रही थी, हमारी टैक्सों का तफासिल नहीं हो रहा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपकी टैक्सों में हर साल कई हज़ार अरब की शॉर्टफॉल आएगी। शाहिद हसन साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की। जब तक टैक्सेस की चोरी को रोका नहीं जाएगा तो मजीद टैक्सेस भी आप लगा लें कि हम अपना हदफ पूरा कर लेंगे, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी कहा जा रहा है कि 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे, फिर ये भी कहा जा रहा है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। फिर उस रिलीफ का क्या फ़ायदा होगा जब आपने नए टैक्सेस भी लगा दिए हैं? तो फिर उससे किस तरह से हुकूमत इस तरह से फ़ायदा ले सकती? देखिए, आपने कितनी अहम बात कर दी। मैं आवाम को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि वो तनख्वाहों में कुछ ना कुछ कंसेशन देंगे। तो अगर तनख्वाहदार तबके खुश होना चाहते हैं तो ज़रूर खुश हो लें। मगर मैं उनको वो बात बताना चाहता हूँ जिसका इशारा आपने किया है। हुकूमत दूसरे हाथ से उनकी दूसरी जेब से जितने कंसेशन दे रही है उससे कई गुना ज़्यादा निकाल लेगी। अगर आप ये देखिए कि पेट्रोल के नर्ख बढ़ते हैं या बिजली के नर्ख बढ़ते हैं, ये या अवाम पे जो टैक्स दे रहे हैं उन पर टैक्सों का मजीद बोझ डाला जाता है, तो कंसेशन मिलने का फ़ायदा क्या है? एक तो इस बात। दूसरा, एक मैं बड़ा और अहम नुक्ता आपकी तरफ बताना चाहता हूँ आवाम को भी, वो ये है कि मिसाल के तौर पर अगर मार्केट में आटा मौजूद है लेकिन मेरे पास ख़रीदने के पैसे नहीं है, तो फिर उसका होने का फ़ायदा क्या है? हुआ ये था, मैं एक फिगर देना चाहता हूँ आपको, इसकी करेक्टनेस की जिम्मेदारी मेरी है, आपके सवाल का जवाब होगा। देखिए, जून 2023 में चले जाइए, जून 2023 बैंकों ने, सूदी बैंकों की बात कर रहा हूँ, कई जो है करोड़ लोगों को तकरीबन जो 20.5% मुनाफा दिया था बचत खातों पर।
यानी अगर एक आदमी का 1 लाख रुपए पड़ा है तो उसको 20,500 रुपए मुनाफा मिला था। वो खाते हैं नफा नुकसान में शिरकत पर बचत खाते। अब बैंकों का मुनाफा बढ़ गया, नफा नुकसान में शिरकत पर है, लेकिन मई 2026 में जो मुनाफा दिया गया है वो है 10%, यानी 1,000, आधे से ज्यादा कमी हो गई। इसका मतलब ये कि उनकी कुव्वत खरीद आधी से ज्यादा कम हो गई, तो फिर वो खरीदेंगे कहाँ से? इसी तरह से कौमी बचत। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ ज़रा इस पे भी हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि पेट्रोल और सोने की जो कीमतें हैं उनके हवाले से भी थोड़ा ये फरमा दें कि ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की जंग जो है इसकी वजह से ही इतनी गैर यकीनी सूरत हाल है, या इसकी कुछ और भी वजूहात हैं, और क्या ये सस्ती होंगी दोनों चीज़ें? ये बड़ा हमारा सवाल है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त ज़बरदस्त बेयकीनी की कैफियत है। क्या होने वाला है अभी किसी को नहीं पता, लेकिन जो कुछ बताया जा रहा है कि इतना नुकसान दुनिया में होगा, शायद उतना नहीं होगा। अगर जंग ख़त्म हो जाती है तो हम देखेंगे कि पेट्रोल की कीमतें तेज़ी से ऊपर आएंगी। मगर जो मैं वार्निंग देना चाहता हूँ, जो जुमला मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान में इस जंग से पहले मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी थी, तो अगर मैं 1 मिनट के लिए आपके सवाल के जवाब में फर्ज करता हूँ कि जंग की वजह से पाकिस्तान की मईशत पर अगले माली साल में 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ता, ये फर्ज मैं कर लेता हूँ, उसके बावजूद पाकिस्तान की मईशत में मुश्किलात बढ़ेंगी, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, रुपए की कदर पर दबाव बढ़ेगा, शरह सूद में इजाफा होगा, बेरोजगारी में इजाफा होगा। उसकी वजह यह है कि जब आपकी मईशत ग्रो नहीं कर रही, अब अंदाज़ा ये है कि हमने उड़ान पाकिस्तान का शोर डाला था और ये कहा था कि 6% सालाना हम तरक्की करेंगे। अब वो जो है इस साल मेरे ख्याल 3.5% होगी, अगले साल 3.6% होगी, 2.5% आबादी की शरह है। इसका मतलब ये हुआ कि मईशत आपकी गिरो नहीं कर रही है। हुकूमत ने जो पॉलिसियां अपनाई है स्टेट बैंक। डॉक्टर साहब सिर्फ डॉक्टर साहब कोई एक कुलिया ऐसा बता दें माशाल्लाह, क्योंकि आप अपने काम के बहुत एक्सपर्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में आपको माना जाता है। हुकूमत को कोई एक ऐसा नुस्खा बता दें कि कोई सिर्फ एक स्टेप करके, कोई ऐसा स्टेप हुकूमत क्या करे कि जिससे मीशत में कुछ हल्की सी भी मुस्बत तब्दीली आ जाए। देखिए, मैं तो एक जुमला बताना चाहता हूँ जिससे मुस्बत हल्की सी नहीं बल्कि बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली आएगी, बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली आएगी। वो क्या है आपको बता दूँ कि तीनों बड़ी पार्टियों का आप मंशूर देख लीजिए, तीनों बड़ी पार्टियां जो इस इख्तियार में हैं, PTI भी इख्तियार में, KP में, इन तीनों, पीपल्स पार्टी भी है, इन और मुस्लिम लीग नून भी है, इन तीनों ने अपने मंशूर में ये लिखा है कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, इनकम टैक्स। अगर इस पर अमल कर लें, मैं आपको गारंटी करता हूं कि अभी आप GST की 18 से 19 में बात कर रहे थे, वो 7.5% पर आ जाएगी। वेरी गुड। पेट्रोलियम से 1468 अरब रुपए हम वसूली का हदफ इस साल का है, वो 0 हो जाएगा और टैक्सों की वसूली बढ़ जाएगी। बिल्कुल, टैक्स कलेक्शन को बेहतर कर दिया जाए। नवाज शरीफ साहब ने ये फरमाया था कि FBR अपनी औकात जो करना चाहिए उससे 15,000 अरब रुपए सालाना कम वसूल कर रहा है, सूबे कोई 10,000 अरब रुपए कम वसूल कर रहे हैं। यानी ये जो 25,000 अरब रुपए कम वसूल कर रहे हैं जिसका बोझ आवाम पे डाला जाता है, अगर इसको आधा भी आप वसूल कर लें, हर किस्म की आमदनी पे वफाक सूद टैक्स लगा लें, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ मईशत की शरह-ए-नमू तेज होगी, बरामदात बढ़ेंगी, महंगाई आधी रह जाएगी, तालीम के लिए, सेहत के लिए ज्यादा रुकूम मुख्तस करनी पड़ेंगी, GST जो है 7.5% पर आ जाएगा, पेट्रोलियम 0। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।